नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे पोजिशनर और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कॉल्स लेकर आते हैं। सबसे पहले बाजार की चाल एक बार देख लेते थे कि नॉन एग्री मार्केट में आज हो क्या रहा है। एग्री मार्केट में तो चौतरफा गिरावट है, हर कमोडिटी आज लाल निशान में है। लेकिन नॉन एग्री में अगर आज आप देखें तो सिर्फ नेचुरल गैस जहां पर तेजी दिख रही है, यहां पर भी सारे ही काउंटर बाकी कमजोर ही दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा गिरावट बेस मेटल्स में है, एल्युमिनियम और जिंक, जहां 1% की गिरावट दोनों ही काउंटर में है। क्रूड भी कमजोर है, 0.5% से ज्यादा की गिरावट यहां पर है। 6500 के करीब कच्चे तेल का भाव आ चुका है। गोल्ड रिकॉर्ड के बेहद करीब है, लेकिन आज यहां पर दबाव जरूर दिख रहा है, 79,472 के आसपास है। हाजिर में हमने कल देखा था कि सोने ने 80,000 का लेवल पहली बार पार किया था, लेकिन वायदा में जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट था जिस समय बाजार ने रिकॉर्ड बनाया था, उस समय का हाई है 79,775 का। तो अभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे अगर आप देखें तो रिकॉर्ड बनना यहां पर बाकी है। चांदी को देखें तो आज यहां पर आधे % की गिरावट है, 91,500 के आसपास चांदी का वायदा ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ आज 4 मेहमान हैं, जो सबसे पहले उनके बारे में आपको बता दें जो आज आपको मदद करने वाले हैं। मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, कुणाल शाह हैं निर्मल बंग से, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से, और साथ ही चांदी के बड़े कारोबारी राहुल मेहता हैं, एमडी हैं सिल्वर एम्पोरियम के। उनसे चांदी पर सबसे पहले समझते हैं। चांदी को लेकर एक रिपोर्ट यह है कि मैक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ से यूएस में चांदी की सप्लाई पर बड़ा असर हो सकता है। यह असर क्यों होगा? क्योंकि यूएस में 2024 में जो चांदी का इंपोर्ट हुआ था, और 2010 से 2024 तक अगर इंपोर्ट के नंबर यूएस में चांदी के देखें तो उसमें 74% चांदी का इंपोर्ट सिर्फ मैक्सिको और कनाडा से हुआ था। ऐसे में वहां पर सप्लाई को लेकर एक चिंता बनेगी, क्योंकि यूएस का खुद का अपना चांदी का जो प्रोडक्शन है वो 70 से 80 मिलियन औंस के आसपास है, जबकि यूएस की सालाना डिमांड 250 मिलियन औंस से भी ज्यादा है। और एक बड़े फैब्रिकेटर के तौर पे, सिल्वर फैब्रिकेटर के तौर पे दुनिया में सबसे बड़ा देश यूएस है, जहां से सप्लाई होती है। और कुल ग्लोबल डिमांड का सिल्वर फैब्रिकेशन में यूएस 18% पूरा करता है। तो इतनी बड़ी डिमांड है, सप्लाई अब कैसे पूरी होगी? अब महंगे हो जाएंगे, क्या होगा? इसका असर यही समझते हैं। राहुल जी, आप बताइए इससे मार्केट पर क्या असर होगा? चांदी के मार्केट को कैसे देखना चाहिए इस खबर के साथ? ये खबर के हिसाब से चांदी में अच्छी खासी तेजी आनी चाहिए थी। वो तेजी हमें देखने को मिली नहीं है अभी तक। सोना जैसे कल रिकॉर्ड हाइस पे लोकल मार्केट में ट्रेड हुआ था। चांदी अभी भी अपनी रिकॉर्ड हाइस से करीब करीब 10% नीचे चल रही है इंडियन मार्केट्स में। मगर ओवरऑल हमने जो देखा है इंडियन मार्केट्स के अंदर डिमांड काफी स्टेडी है और इन्वेस्टमेंट डिमांड भी आ रही है इन प्राइजेस पे। आप बताइए कुणाल जी, इस खबर को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं, और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर यूएस, मैक्सिको और कनाडा पर जो 25% एक ब्लैंकेट ट्रैफिक टैरिफ का जो ऐलान किया था, यूनिफॉर्म टैरिफ सारे ही प्रोडक्ट्स पर, क्या चांदी को उससे राहत मिल सकती है क्या? कुणाल जी, कुणाल जी, आपसे मेरा सवाल था, ये जो रिपोर्ट है जिसमें मैक्सिको और कनाडा पर जो इंपोर्ट लगाए गए हैं 25% का, क्या इसको, चांदी को इस इंपोर्ट ड्यूटी से बाहर रखा जा सकता है क्या? जी पॉसिबल है, बिकॉज अगर आप देखेंगे देर इज नो क्लैरिटी कि चांदी पे ये जो ट्रेड बॉडीज है या इंपोर्टर है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मेरा मानना ऐसा है कि अगर प्रूडेंट टैरिफ उनको लगाना है तो जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है जिसके ऊपर डिपेंडेंसी है उसके ऊपर लगाने का कोई मतलब समझ में नहीं आता है। फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर लगाए दैट इज अनदर स्टोरी। बट मेरा मानना ऐसा है कि एक्चुअली लॉजिकली स्पीकिंग टैरिफ नहीं लगाने चाहिए सिल्वर पे यूएस को मैक्सिको के ऊपर। बट ट्रेड बॉडीज आर एक्सपेक्टिंग दैट एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ फ्रिक्शन कमिंग इन। सो लॉजिकली तो जगह नहीं लगती है। ओके, तो चांदी में क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? चांदी की चाल आपको यहां से उस खबर को भी अगर आप देखकर चलें, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने अनाउंस कर रखा है कि 1 फरवरी से वो ब्लैंकेट टैरिफ लगाएंगे, सारे ही इन्फॉर्म टैरिफ रहेंगे सारे ही प्रोडक्ट्स पर। चांदी की कीमतों पर क्या असर होगा और क्या करना चाहिए? आई थिंक मोर टू डू विद व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना। चाइना के ऊपर कितना टैरिफ लगाते हैं उसके हिसाब से इंडस्ट्रियल मेटल्स मूव करेंगे और इसके पीछे सिल्वर मूव करेगा। अगर चाइना पे बड़ा टैरिफ लगा दिया तो चाइना का ग्रोथ आउटलुक खराब हो जाएगा और उसके कारण थोड़ा बहुत मेटल्स और इंडस्ट्रियल मेटल्स में करेक्शन आएगा।
ये रीजन से सिल्वर अभी फिलहाल नहीं बढ़ रही है और इनफैक्ट अंडर परफॉर्म कर रही है. सो व्हेन मिस्टर ट्रम्प अनाउंस ऑन 1 February व्हाट दे आर गोइंग टू डू विद चाइना, दैट टाइम विल गेट द क्लैरिटी. थोड़ा करेक्शन आ सकता है 90,500 के आसपास या 90,000 के आसपास प्राइस एक बार जा सकते हैं. बड़ी मंदी नजर नहीं आ रही है मुझे. और बाय एट डिप्स की रणनीति अपना ही है. इंट्राडे के हिसाब से थोड़ा बहुत घट सकता है और 200-300 रुपया और. बट एज ऑफ नाउ इंडस्ट्रियल मेटल्स के पीछे चलेगा. तो इंडस्ट्रियल मेटल के पीछे ये चांदी चलेगी और चांदी को में लग रहा है कि आगे तेजी है, बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है. और चांदी हालांकि वो ये भी ऐलान कर चुके हैं कि चीन पर 10% की टैरिफ लगाएंगे, चीन से आने वाले जो भी इंपोर्ट होंगे यूएस में उस पर. अब चांदी में जो ट्रिगर यही कह रहे हैं कि 2025 में इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, बेहतर उम्मीद है. लेकिन अगर ट्रेड वॉर बढ़ता है तो ऐसे में ग्लोबल ग्रोथ पर असर होगा, इंडस्ट्रियल डिमांड भी ऐसे में हिट हो सकती है. लेकिन बाकी फंडामेंटल चांदी के फेवर में इसलिए है क्योंकि लगातार 5वां साल है कि यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में चांदी में डेफिसिट की स्थिति है. ग्लोबल पीवी कैपेसिटी एडिशन से भी चांदी की मांग बढ़ेगी. रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लगातार जो ग्रीन एनर्जी पर फोकस है पूरी दुनिया में, उसका फ़ायदा चांदी को है. और एआई और इलेक्ट्रॉनिक जैसे जो सेगमेंट्स हैं उससे भी चांदी को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा. इलेक्ट्रिक व्हीकल से काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है. मनोज जी, आप क्या कहेंगे चांदी को लेकर, आपकी राय क्या बन रही है? नमस्कार ऋषिमोहन जी, बिल्कुल यहाँ पे अभी चांदी जो है थोड़ी अंडर परफॉर्म करती हुई दिख रही है जिस तरह से इंडस्ट्रियल मेटल्स में दबाव है. तो शॉर्ट टर्म में ये रह सकता है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म कोई बड़ी मंदी यहाँ पे चांदी में नहीं लगती है. अगेन मैं भी सहमत हूँ कुणाल से. 90,000 तक के अगर स्तर आते हैं तो वो बढ़िया बाइंग के लेवल होंगे लंबी अवधि के निवेशकों के लिए. तो डिप्स में बाई की रणनीति रखें. अभी आज यहाँ देर रात फिर एक बार जो है ट्रम्प साहब की स्पीच है तो वहां से भी कुछ निकल के आएगा. तो हमारा मानना है कि थोड़ा इंट्राडे में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है. लेकिन 90,000 90,400 का जो दायरा है वो बाइंग के लिहाज से अच्छे लेवल होंगे. और लंबी अवधि में तेजी की संभावना यहाँ पे चांदी में रहेगी. और लॉन्ग टर्म अभी भी चांदी का जो है वो पॉजिटिव ही नजर आता है. तो लॉन्ग टर्म यहाँ से आपको पॉजिटिव चांदी दिख रही है. आप बताइए प्रथमेश जी, टेक्निकली आपको कैसे दिख रही है चांदी? प्रथमेश जी अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को सर. सॉरी, मेरे ख्याल से मोमेंटम तो क्लियर ही है कि ऊपर वाला डायरेक्शन है. हालांकि जो हल्के फुल्के करेक्शन आएंगे वो अपॉर्चुनिटी रहेगी जिन्होंने रैली मिस करी है. तो मेरे ख्याल से जो ट्रेडर्स है उनके लिए पॉसिबल है एक बार के लिए डिप्स में करीब 91,400 के करीब मिले तो वहां पे बाय करें, 91,000 का स्टॉप लगाए और ऊपर में 92,430 के टारगेट रखें. राहुल जी आप बताइए, आपकी राय क्या है भाव को लेकर? आप बताइए चाल कैसी दिख रही है चांदी की यहाँ से? इस चांदी में ओवरऑल काफी अच्छी स्ट्रेंथ है और मुझे लगता है इस साल में हम लोग चांदी में रिकॉर्ड स्तर दे सकते हैं 1,15,000 से लेके 1,25,000 के आसपास. तो ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी है, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी काफी आ रही है इन रेट्स पे. और चांदी काफी अच्छा स्टडी रिटर्न दिया जिस हिसाब से लास्ट ईयर ने चांदी में काफी अच्छा आउटपरफॉर्म किया है. और ये साल भी हमें लगता है कि 20 से 25% का रिटर्न आसानी से दे सकता है. मगर हर भावों पे प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत जरूरी है बिकॉज चांदी एक वॉलेटाइल है और बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगी. तो रेगुलर प्रॉफिट बुक करना भी बहुत जरूरी है चांदी में. तो रेगुलर प्रॉफिट भी बुक करें, लेकिन लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ पर 1.25 लाख तक जाने की संभावना राहुल जी को लग रही है. डिमांड क्या है सर, हाजिर में किस तरह की डिमांड है चांदी की राहुल जी? सी चांदी की कंजम्पशन डिमांड काफी स्ट्रांग है बिकॉज आगे शादी ब्याह की सीजन भी है और चांदी के रेट्स भी काफी स्टेडी, तो उसके हिसाब से भी डिमांड काफी अच्छी चल रही है. और हमें लास्ट एक 15-20 दिन से इन्वेस्टमेंट डिमांड में भी काफी अच्छा ऑफटेक दिख रहा है. तो ओवरऑल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों डिमांड में अच्छी ग्रोथ दिख रही है. तो यहाँ से अच्छी ग्रोथ दिख रही है. किस तरह की प्रोडक्ट ज़्यादा खरीद रहे हैं लोग आजकल सर? जी चांदी में जैसे शादी ब्याह की सीजन में चांदी के डिनर सेट्स हो गए, शो पीसेस हो गए, वो सब चीज की डिमांड काफी अच्छी रहती है. और जैसे फेस्टिव सीजन आती है तो पूजा के बर्तन हो गए तो वो भी काफी अच्छी डिमांड है. तो ओवरऑल चांदी जैसे पूजा का एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है और सेकंड एक हाउस होल्ड के लिए चांदी काफी यूज होती है. तो दोनों सेगमेंट में काफी अच्छी ग्रोथ है. काफी नई इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो रही है जैसे चांदी के फर्नीचर्स हो गए, बड़े आर्ट पीसेस हो गए. वो डिमांड नए नए मार्केट डेवलप हो रहे हैं. मगर ओवरऑल आज भी देखी जाए तो मेजर जो कंजम्पशन हो रहा है वो बर्तनों में हो रहा है और पूजा के आइटमों में भी हो रहा है. राहुल और जी आखिरी सवाल, अगर आपको चांदी खरीदना होगा तो कौन सा भाव आपको लग रहा है कि ज्यादा कंफर्ट देगा आपको? सी चांदी मुझे 90,000 के आसपास काफी कंफर्ट दे रहा है बाइंग करने में. और लॉन्ग टर्म के हिसाब से
लेके होल्ड करना चाहिए। ओके, शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त है सोने की। गोल्ड पर आपकी राय क्या है कुणाल जी? गोल्ड ओवरऑल अभी भी बाई लग रहा है। ये जो पूरे वर्ल्ड में असमंजस का जो माहौल है, टैरिफ्स को लेके, ग्रोथ को लेके, आगे जाके टैरिफ से इन्फ्लेशन बढ़ने का जो फियर है, आगे जाके रेट कट्स होने वाले हैं। सो गोल्ड में कोई मंदी मंदी लगती नहीं है मुझे। छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है। अभी फिलहाल 79,300 के आसपास गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए। ऊपर में 79,900, 80,000 के टारगेट रखने चाहिए, और स्टॉप लॉस 78,800 का रखना चाहिए। सो मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नज़र नहीं आ रही है। फॉरगेट अबाउट द ज्वेलरी डिमांड म्यूटेड, और सब वो सब फैक्टर एक साइड पे, और जो वर्ल्ड में ये टैरिफ का नैरेटिव चल रहा है, वो देखते हुए मुझे गोल्ड में थोड़ी भी मंदी नज़र नहीं आ रही है। में अगर कोई एक काउंटर चुनना हो कुणाल जी, तो आज क्या पसंद आएगा आपको सॉरी, बेस मेटल्स में? हेलो, क्या हाँ, बेस मेटल्स क्वेश्चन में था सर, आपका? मैं पूछ रहा था कि बेस मेटल्स में अगर एक कोई काउंटर चुनना हो आज, तो कहां सलाह देंगे आप? मेरी राय में बेस मेटल में कॉपर में शॉर्ट लेनी पोजीशन लेना चाहिए, क्योंकि टैरिफ लगता है तो एक बार चाइना का ग्रोथ खराब होगा। तो कॉपर शॉर्ट कीजिए 830 में, और 820-21 के आसपास कवर कीजिए। 834 का स्टॉप लॉस रखिए। जी, आपकी राय बेस मेटल्स पर, आपकी राय क्या है? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, मनोज जी। बेस मेटल्स में यहाँ बिल्कुल थोड़ा प्रेशर है, लेकिन हमने जिंक में ऊपरी लेवल से अच्छे करेक्शंस होते हुए देखे हैं। तो इंट्राडे में अगर 271 के स्तर के आसपास मिले जिंक, तो वहां पे बाय कर सकते हैं 269 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य 275 तक के रखे जा सकते हैं, और ये इंट्राडे के लिए ही रहेगी रणनीति। आपकी राय क्या है बेस मेटल्स पे, प्रथमेश जी? कॉपर बिकवाली करनी चाहिए 831 के करीब, 835 का स्टॉप, टारगेट 821। क्रूड की कॉल क्या है प्रथमेश जी? प्रथमेश जी, क्रूड में क्या करें, कच्चे तेल में? आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही। कच्चे तेल में क्रूड ऑयल बेचे, फेब्रुवरी वायदा 6560 पर, 6640 का स्टॉप, टारगेट नीचे में 6360। आप बताइए कुणाल जी, क्रूड में क्या करें? क्रूड में मेरी राय में बाइंग करनी चाहिए 6480 के आसपास। 6420 का स्टॉप रखिए, और 6600 का टारगेट। 5.5 लाख बैरल से क्रूड ऑयल की मार्केट डेफिसिट में है, और ऑलरेडी 6950 का हाई टेस्ट करके 6500 आ गया है। तो ये लेवल्स पे सेलिंग नहीं बैठ रही है, बाइंग करना चाहिए। ओके, शुक्रिया कुणाल जी आपका। मनोज जी, प्रथमेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज वक्त कम था, लेकिन आप लोगों ने वक्त में फटाफट से अपने सारे कॉल्स बता दिए। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने जल संरक्षण और प्रबंधन की दिशा में भारत की पहल पर चर्चा की, जिसमें जल आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से हाल की परियोजनाओं पर प्रकाश डाला गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और टाइम्स नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर मिहिर भट्ट के बीच खास बातचीत हुई, देखिए। हम इस समय मौजूद हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, दावोस में। हमारे साथ एक बहुत ही खास मिनिस्टर हैं। हमारे साथ भारत के जल शक्ति मिनिस्टर श्री CR पाटिल मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। पाटिल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नेटवर्क में। ये पहली विजिट है किसी भी जल शक्ति मिनिस्टर की भारत की तरफ से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। ये दर्शाता है कि भारत जल संसाधन को लेकर कितना गंभीर है, कितना सीरियस है। आज पहला दिन कैसा आपका रहा है अब तक? दावोस में आने का पहला दिन था, मगर जो आपने जो बात कही कि भारत कितना गंभीर है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसके लिए बहुत ही गंभीर है, और इसीलिए उन्होंने पहली बार जल शक्ति मंत्रालय को भी यहाँ पर इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। और जो उन्होंने काम किया है गंभीरता के साथ, सिर्फ गंभीरता नहीं है, मगर उसके ऊपर उन्होंने जो काम भी किया है कि जो गुजरात में एक समय ऐसा था कि ट्रेन से पानी जाता था, एक समय ऐसा था कि टैंकर से पानी जाता था। उनके समय में जो बंद हुआ, अभी एक भी टैंकर या एक भी ट्रेन से गुजरात में पानी नहीं जाता है। और जब वो देश में आए, प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने वही मॉडल को देश में भी लाए। और आपने देखा होगा, उन्होंने अभी जब 75 तालाब हर जिले में बनाने के लिए अमृत महोत्सव के दरमियान जो शुरू किया, करीब 60 से 65 हजार तालाब वो हर जगह बने। अगर दूसरा कोई पॉलिटिशियन होता तो क्या करता? वो कहता पुराने तालाब थे, लोगों ने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दिया, अब हम क्या करें। और उन्होंने उसकी कोई बात नहीं कही, कोई कंप्लेन नहीं की। उन्होंने रास्ता निकाला और उसको इम्प्लीमेंट किया,
और उसकी वजह से बहुत बड़ा पानी का संग्रह उसके अंदर हुआ है। मैं मानता हूँ कि नर्मदा जो योजना है उसको ज़मीन पे उतारने में वो मुख्यमंत्री थे जब से उन्होंने जो कोशिश की और उसी के कारण ये इतनी बड़ी योजना भी सफल हुई है। तो मोदी साहब बहुत गंभीर है, स्वाभाविक है, इसके लिए भारत भी गंभीर है और पानी की जो समस्या उसको हल करने के लिए पूरे प्रयत्न हर तरफ से उसके अंदर हो रहे हैं। आप मानोगे कि आपके पास टोटल जो बारिश होती है तो आप उसके पहले देखिए कि हमारे पास 80% पॉपुलेशन पूरे विश्व के सामने है, 80% पशुधन है और पानी है सिर्फ 4%। मगर हमारे पास जो बारिश है उसके अंदर हमें 4000 BCM पानी मिलता है, मगर BCM 4000 BCM, मगर उसमें से जो पानी हम ट्रीट करके पीने लायक जो है सिर्फ 700 BCM है। और हम जो जल संचय करते हैं, जो हमारे पास डैम है उसके अंदर भी हम 250 BCM हम संग्रह कर सकते हैं। हमारी आवश्यकता आज की तारीख में जो है वो, और अगर आने वाले दिनों में 2050 तक अगर प्लानिंग करें तो ये बहुत कम पड़ रहा है। तो हमें बहुत गंभीरता के साथ उसके ऊपर आगे बढ़ने पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पूरे जो टोटल विश्व की जो 328 मिलियन हेक्टेयर जो ज़मीन है उसके सामने हमारे पास सिर्फ 2.37 यानी करीब 2.5% मिलियन ही हमारे पास उसका जो टोटल का ज़मीन हमारे पास है। मगर हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो इतना घन है कि उसके लिए पानी की आवश्यकता भी है, बाकी की भी आवश्यकता है। तो हमें उसी के अंदर खेलना है। बारिश हो रही है मगर हम पानी को संग्रह नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए अनेक योजनाओं द्वारा मोदी साहब ने वो पानी का संग्रह करने के लिए लोगों को जागरूक करना भी शुरू किया हुआ है। यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी इसे लेकर काफ़ी जागरूकता है कि प्लेनेट को ज़्यादा सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए, और इसमें जो जल संसाधन है वो एक बहुत ही फंडामेंटल इशू है, वाटर कंजर्वेशन। तो आपकी मिनिस्ट्री इस दिशा में क्या क्या प्रयास कर रही है? एक बहुत बड़ा जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट रिवर लिंकिंग का है वो है, फिर हर घर जल जो मिशन है वो भी काफ़ी एम्बिशियस है। तो ये जो सारे गोल्स हैं ये कब तक आपका मंत्रालय मीट कर लेगा? देखिए, जो रिवर लिंकिंग की जो बात थी वो पहली बार प्रधानमंत्री जी ने उसको ज़मीन पे उतारा है। केन बेतवा का प्रोजेक्ट उन्होंने यूपी और मध्य प्रदेश का, उसके अंदर जो टोटल जो पानी मिलने वाला है करीब 10,62,000 हेक्टेयर ज़मीन को वो पानी मिलेगा और 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पानी मिल रहा है। और राजस्थान का भी जो प्रोजेक्ट अभी हुआ है PCM का, उस PKC का, उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि वहाँ भी करीब करीब उतना ही करीब 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन को पानी मिल रहा है और 50 लाख लोगों को पीने का पानी वहाँ पर अवेलेबल होगा। तो एक बहुत बड़ा काम वहाँ पर भी उसके अंदर भी हुआ। और सिर्फ रिवर लिंकिंग की बात करके छोड़ा नहीं है, उन्होंने जो एक 2021 मार्च में कहा था कि जल संचय करना चाहिए, कैच द रेन, ये उन्होंने कहा था। और उसी को आगे बढ़ते हुए जब सूरत में 6 सितंबर को कहा कि जल संचय जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए। और एक हमारा ऐसे प्रधानमंत्री है, जब वो कुछ कहते हैं तो पूरे देश के लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं।